पीएम मोदी यूरोप दौरे पर रवाना। 30 और 31 अक्टूबर को इटली में होने वाले G20 सम्मेलन में होंगे शामिल। इटली के पीएम मारियो ड्रैगी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 12 साल में किसी भारतीय पीएम की पहली इटली यात्रा। इटली के बाद पीएम मोदी का ब्रिटेन जाने का भी कार्यक्रम। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से द्विपक्षीय बातचीत होगी। ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में भी शामिल होंगे पीएम। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान, मुनमुन धमीजा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। वकील सतीश मानचंदे ने शाहरुख के साथ तस्वीर जारी की। आज या कल जेल से होगी रिहाई। बॉम्बे हाईकोर्ट से आज आदेश की पूरी कॉपी आएगी। इसके बाद कॉपी जेल को दी जाएगी। फिर आर्यन खान समेत तीनों आरोपी जेल से बाहर आएंगे। आर्यन की जमानत के बाद शाहरुख खान के घर मन्नत में दीपावली, फैंस ने फोड़े पटाखे। आर्यन की जमानत पर शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भगवान है, आप सभी के प्यार और प्रार्थना के लिए धन्यवाद। सत्य की जीत होती है। आर्यन की जमानत पर बॉलीवुड में खुशी का माहौल। कई फिल्मी सितारे शाहरुख के घर मन्नत पहुंचे। फिल्म निर्माता राहुल ढोलकिया, सोनू सूद और आर माधवन समेत कई फिल्मी हस्तियों ने समर्थन में ट्वीट भी किया। ड्रग्स केस में अरबाज को जमानत मिलने के बाद पिता असलम अर्चन ने एबीपी न्यूज पर जताई खुशी। कहा, अरबाज से ड्रग्स बरामद होने की बात बिल्कुल गलत है। जब हमने एनसीबी से सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। आर्यन को जमानत मिलने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर हमला। बोले, आर्यन का फर्जी मामला बनाया गया। वानखेड़े के चेहरे से नकाब उतर गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। घूसखोरी के आरोपों से घिरे एनसीबी के समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कठोर कदम न उठाने के निर्देश दिए। गिरफ्तारी से 3 दिन पहले नोटिस देने को कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील मजिद मेमन का बड़ा बयान। कहा, समीर वानखेड़े डर चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति ने लगाई गुहार। कहा, एक मराठी महिला की गरिमा से खिलवाड़ बालासाहेब ठाकरे बर्दाश्त नहीं करते। ईमानदारी की वजह से मेरे पति और परिवार को परेशान किया जा रहा है। समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता जाहिद कुरैशी बोले, निकाह के लिए वानखेड़े का परिवार मुस्लिम बनकर ही आया था। पहली पत्नी शबाना से हो चुका है तलाक। नवाब मलिक के आरोप पर एनसीबी के गवाह फ्लेचर पटेल की एबीपी न्यूज पर सफाई। कहा, आर्यन ड्रग्स केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। केस सुलझाने के लिए हर संभव मदद करूंगा। ड्रग्स केस पर ही कुछ और अहम अपडेट्स आप तक पहुंचा देते हैं। आर्यन ड्रग्स मामले में वसूली केस की जांच जारी। वानखेड़े के बाद अब एनसीबी अफसर आशीष रंजन प्रसाद से पूछताछ करेगी विजिलेंस की टीम। शाहरुख की मैनेजर पूजा से भी सवाल जवाब हो सकते हैं। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी। वसूली का आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर सैल को एनसीबी के सामने पेश करवाने में मदद मांगी। प्रभाकर सैल के वकील ने एनसीबी और सरकार से समीर वानखेड़े को आर्यन ड्रग्स केस से हटाने की मांग की। कहा, वानखेड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार ड्रग्स केस के गवाह केपी गोसावी को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुणे में गोसावी पर 2 और केस दर्ज हुए। अनिल देशमुख वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी। थाने कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मांग की थी। यूपी में विकास दीपोत्सव कार्यक्रम का आगाज। लखनऊ में सीएम योगी ने दीपावली मेले के उद्घाटन किया। लेजर शो से जगमगाया नवाबों का शहर। गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा। लखनऊ में राधा मोहन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक। 100 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने पर हो सकता है फैसला। यूपी में दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा। 30 दिन का बोनस देने का ऐलान। यूपी के ललितपुर में किसान परिवारों से मिलकर खाद की किल्लत का मुद्दा उठाएंगी प्रियंका गांधी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं। यूपी के रामपुर पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बाराबंकी से शुरू हुई थी यात्रा।
यूपी में वोटरों को लुभाने की कवायद तेज। अखिलेश ने आजमगढ़ में 100 छात्र छात्राओं को बांटे लैपटॉप। नवंबर में लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की तैयारी में योगी सरकार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस छोड़ने के बाद हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते। यूपी में चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका। हाजी मुज्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, सुषमा पटेल, असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव और असलम राइनी कल समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पाल यादव का दावा। कहा, अगर अखिलेश से गठबंधन नहीं होगा तो मुलायम सिंह हमारी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। एबीपी न्यूज से बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। यूपी में 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। सिर्फ मुसलमान को नहीं, सभी बिरादरी को टिकट देंगे। ओपी राजभर ने गठबंधन क्यों तोड़ा, ये मुझे नहीं पता। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी ने भारी हुंकार। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चुनाव के लिए नवा पंजाब बीजेपी दे नाल नारा दिया। और अब कुछ और जरूरी खबरें आपको फटाफट अंदाज में बता देते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन। भटिंडा में उद्योगपतियों और व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। मानसा में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किसानों से बातचीत की। कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 1 अप्रैल से किसी किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए दबाव बनाएंगे। पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के विरोध में अकाली दल का आज अटारी बॉर्डर से गोल्डन गेट तक रोष मार्च। सीएम चन्नी पर केंद्र के आगे आत्मसमर्पण का आरोप लगाया। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के गोवा पहुंचते ही गरिमामयी गरमाई सियासत। एयरपोर्ट पर ममता के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। ममता राज में बंगाल के हिंदुओं पर अत्याचार का लगाया आरोप। प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी के छिपे चेहरों का पर्दाफाश जारी। एक और भक्त का मुखौटा उतरा। आसियान भारत सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, अगले साल आसियान दोस्ती के 30 साल पूरे होंगे। 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के साथ मनाएंगे दोस्ती का जश्न। T20 विश्व कप में भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर यूपी में होगा देशद्रोह का केस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। हरियाणा के नूह जिले में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने और भारत के खिलाफ अपशब्द कहने वाला युवक गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद भौंडसी जेल भेजा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी मेडिकल कॉलेज की ओटी महिला टेक्नीशियन को नौकरी से बर्खास्त किया गया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाते हुए वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 733 लोगों की मौत। 16,156 नए केस सामने आए। कुल एक्टिव केस घटकर 1,60,989 हुए। कर्नाटक के कोडागु जवाहर नवोदय स्कूल में कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या 33 तक पहुंची। कुछ बच्चों को बुखार के बाद स्कूल के सभी 270 छात्रों का कोरोना टेस्ट हुआ था। कोरोना की तीसरी लहर के आहट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर तैयार हुआ 85 बेड का कोविड अस्पताल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मरीजों को मिल पाएगा बेहतर इलाज। देश के मंदिरों से चुराई गई अरबों रुपए की कीमत वाली ऐतिहासिक कलाकृतियां अमेरिका ने भारत को वापस सौंप दी हैं। इन कलाकृतियों को एक भारतीय तस्कर ने स्मगलिंग के जरिए अमेरिका पहुंचाई थी। अमेरिका ने तकरीबन 250 ऐसी मूर्तियों को भारतीय उच्चायोग को सौंपा है। ये सभी मूर्तियां दक्षिण भारत के मंदिरों, धार्मिक स्थलों या फिर व्यक्तिगत स्वामित्व से चुराई गई थी। इनकी कीमत तकरीबन 112 करोड़ रुपए आंकी गई है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान, मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। वकील सतीश माने सिंधे ने शाहरुख के साथ तस्वीर जारी की। आज या कल जेल से रिहाई। बॉम्बे हाईकोर्ट से आज आदेश की पूरी कॉपी आएगी। इसके बाद कॉपी जेल को दी जाएगी। फिर आर्यन खान समेत तीनों आरोपी जेल से बाहर आएंगे।
आर्यन की जमानत के बाद शाहरुख खान के घर मन्नत में दीपावली, फैंस ने फोड़े पटाखे। आर्यन की जमानत पर शाहरुख की मैनेजर पूजा डरलानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भगवान है, आप सभी के प्यार और प्रार्थना के लिए धन्यवाद, सत्य की जीत होती है। आर्यन की जमानत पर बॉलीवुड में खुशी का माहौल, कई फिल्मी सितारे शाहरुख के घर मन्नत पहुंचे। फिल्म निर्माता राहुल ढोलकिया, सोनू सूद और आर माधवन समेत कई फिल्मी हस्तियों ने समर्थन में ट्वीट किया। ड्रग्स केस में अरबाज को जमानत मिलने के बाद पिता असलम मर्चेंट ने एबीपी न्यूज पर जताई खुशी, कहा, अरबाज से ड्रग्स बरामद होने की बात बिल्कुल गलत। जब हमने एनसीबी से सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। आर्यन को जमानत मिलने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर हमला, बोले आर्यन का फर्जी मामला बनाया गया, वानखेड़े के चेहरे से नकाब उतर गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। घूसखोरी के आरोपों से घिरे एनसीबी के समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कठोर कदम न उठाने के निर्देश दिए, गिरफ्तारी से 3 दिन पहले नोटिस देने को कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील माजिद मेमन का बड़ा बयान, कहा, समीर वानखेड़े डर चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति ने लगाई गुहार, कहा, एक मराठी महिला की गरिमा से खिलवाड़ बाला साहब ठाकरे बर्दाश्त नहीं करते। ईमानदारी की वजह से मेरे पति और परिवार को परेशान किया जा रहा है। समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता जाहिद कुरैशी बोले, निकाह के लिए वानखेड़े का परिवार मुस्लिम बनकर ही आया था, पहली पत्नी शबाना से हो चुका है तलाक। नवाब मलिक के आरोप पर एनसीबी के गवाह फ्लेचर पटेल की एबीपी न्यूज पर सफाई, कहा, आर्यन ड्रग्स केस से मेरा कोई लेना देना नहीं, केस सुलझाने के लिए हर संभव मदद करूंगा। आर्यन ड्रग्स केस में वसूली केस की जांच जारी, वानखेड़े के बाद अब एनसीबी अफसर आशीष रंजन प्रसाद से पूछताछ करेगी विजिलेंस टीम, शाहरुख की मैनेजर पूजा से भी सवाल जवाब संभव। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी, वसूली का आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर सैल को एनसीबी के सामने पेश करवाने में मदद मांगी। प्रभाकर सैल के वकील ने एनसीबी और सरकार से समीर वानखेड़े को आर्यन ड्रग्स केस से हटाने की मांग की, कहा, वानखेड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का दावा, क्रूज पर रेव पार्टी का आयोजन फैशन टीवी के इंडिया हेड काशिफ खान ने किया था। काशिफ खान और दूसरे आयोजकों को क्यों नहीं पकड़ा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार ड्रग्स केस के गवाह केपी गोसावी को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुणे में गोसावी पर 2 और केस दर्ज हुए। अनिल देशमुख वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी, ठाणे कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया, मुंबई क्राइम ब्रांच ने मांग की थी। यूपी में विकास दीपोत्सव कार्यक्रम का आगाज, लखनऊ में सीएम योगी ने दीपावली मेले का उद्घाटन किया, लेजर शो से जगमगाया नवाबों का शहर। गृहमंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा, लखनऊ में राधा मोहन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक, 100 मौजूदा विधायकों की टिकट काटने पर हो सकता है फैसला। यूपी में दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, 30 दिन का बोनस देने का किया गया ऐलान। यूपी के ललितपुर में किसान परिवारों से मिलकर खाद की किल्लत का मुद्दा उठाएगी प्रियंका गांधी, एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं। यूपी के रामपुर पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा, राशिद दलवी और सलमान खुर्शीद का कार्यकर्ताओं से ने किया जोरदार स्वागत, बाराबंकी से शुरू हुई थी यात्रा। यूपी में वोटरों को लुभाने की कवायद हुई तेज, अखिलेश ने आजमगढ़ में 100 छात्र छात्राओं को बांटे लैपटॉप, नवंबर में लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की तैयारी में योगी सरकार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस छोड़ने के बाद हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यूपी में चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका, हाजी मुस्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, सुषमा पटेल, असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव और असलम राइन कल समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव का दावा, कहा, अगर अखिलेश से गठबंधन नहीं होगा तो मुलायम सिंह हमारी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं।
एबीपी न्यूज से बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, यूपी में 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, सिर्फ मुसलमान को नहीं सभी बिरादरी को टिकट देंगे। ओपी राजभर ने गठबंधन क्यों तोड़ा ये मुझे नहीं पता। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी ने भरी हुंकार, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। चुनाव के लिए नवा पंजाब बीजेपी दे नाल नारा दिया। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। भटिंडा में उद्योगपतियों और व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। मानसा में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किसानों से बातचीत की, कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 1 अप्रैल से किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए दबाव बनाएंगे। पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के विरोध में अकाली दल का आज अटारी बॉर्डर से गोल्डन गेट तक रोष मार्च। सीएम चन्नी पर केंद्र के आगे आत्मसमर्पण का आरोप लगाया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के गोवा पहुंचते ही गरमाई सियासत। एयरपोर्ट पर ममता के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। ममता राज में बंगाल के हिंदुओं पर अत्याचार का लगाया आरोप। हरियाणा के नूंह जिले में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने और भारत के खिलाफ अपशब्द कहने वाला युवक गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद भौंडसी जेल भेजा गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 733 लोगों की मौत, 16,156 नए केस सामने आए। कर्नाटक के कोडागु जवाहर नवोदय स्कूल में कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या 33 तक पहुंची। कुछ बच्चों को बुखार के बाद स्कूल के सभी 270 छात्रों को कोरोना टेस्ट हुआ। बंगाल में कोरोना पाबंदियों में छूट के बाद संक्रमण के खतरे से बेपरवाह हुए लोग। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर तैयार हुआ 85 बेड का कोविड अस्पताल। दिल्ली में तेजी से पैर पसारता डेंगू बुखार, अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे। पटाखों के प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। कल सुप्रीम कोर्ट ने बैन के बावजूद पटाखों की बिक्री पर केंद्र और राज्य सरकारों से नाराजगी जाहिर की थी। स्वागत है आपका। इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस वक्त ललितपुर पहुंच चुकी हैं, जहां पर वो किसान परिवारों से मुलाकात करेंगी। लगातार खाद की मांग को लेकर किसान वहां पर परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ललितपुर के लिए रवाना हुई थी। ललितपुर पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी और अब से कुछ देर में किसानों से मुलाकात करेंगी। खाद को लेकर जो समस्याएं हो रही हैं उस पर उनकी बातें सुनेंगी और साथ ही साथ मृतक किसानों के परिवार वालों से भी मिलेंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको देने, खाद न मिलने पर 2 किसान अब तक वहां पर खुदकुशी कर चुके हैं। खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा एबीपी न्यूज। आपने द बर्निंग ट्रेन फिल्म के बारे में सुना होगा, फिल्म देखी भी होगी, लेकिन आज हम आपको द बर्निंग ट्रेन की, माफ कीजिएगा, द बर्निंग ट्रक की हकीकत वाली लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। ये मध्य प्रदेश के सिवनी से आई तस्वीरें हैं। सड़क पर एक ट्रक तेजी से दौड़ रहा है। ट्रक पर लदे भूसे में आग लगी है। धुएं का गुबार उठ रहा है। रास्ते में जहां जहां चिंगारियां गिर रही हैं, वहां शोले बढ़ रहे हैं। पहली नजर में तस्वीरों को देखकर लगता है कि ट्रक ड्राइवर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि पीछे ट्रक में आग लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्राइवर जानबूझकर लपटों में घिरे ट्रक को गांव के बीच से निकालकर एक तालाब तक ले गया, जहां गांव वालों की मदद से आग बुझाई जा सकी। अगर ड्राइवर ऐसा नहीं करता तो न सिर्फ पूरा ट्रक जलकर खाक हो जाता, बल्कि गांव में भी आग फैलने का खतरा था। इंटरनेट पर ये तस्वीरें वायरल होने के बाद अब हर तरफ ड्राइवर की सूझबूझ की तारीफ हो रही है। आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आज या कल तक जेल से वो बाहर भी आ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आर्यन की रिहाई के लिए किन तर्कों ने काम किया, जमानत किस आधार पर दी गई, ये तो अदालत अपने पूरी तरीके से अदालत के ऑर्डर की डिटेल में उन्होंने बता दी, लेकिन जो प्रमुख तर्क आर्यन के वकीलों की तरफ से रखे गए थे वो हम आपके सामने रख रहे हैं।
क्रूज ड्रग्स केस में 2 अक्टूबर को छापा और 28 अक्टूबर को जमानत, यानी 26वें दिन आर्यन, अरबाज और मुनमुन को राहत मिल पाई। आर्यन को राहत मिलने के पीछे 4 बड़ी वजह थी। साजिश के आरोपों पर वार, फोन का पंचनामे में ना होना, 2 आरोपियों को जमानत मिलना और गवाहों का पलटना। अदालत में आर्यन खान की ओर से पैरवी करने के लिए वकीलों की जो टीम उतरी थी, उसके नायक मुकुल रोहतगी ही थे, जिनकी जिरह के आगे अदालत ने एनसीबी की दलीलों को कमजोर पाया और आर्यन खान को जमानत दी। साजिश के आरोपों पर वार, एनसीबी ने सभी आरोपियों को साजिश का हिस्सा माना था। सभी पर ड्रग्स रखने, ड्रग्स का सेवन करने और ड्रग्स बेचने के आरोप लगाए गए थे। आर्यन के पास से न तो ड्रग्स मिले थे, न ही ड्रग्स लेने के सबूत मिले थे। इसीलिए वकीलों का जोर आर्यन को साजिश में शामिल न दिखाने पर था। आर्यन के पास से ड्रग्स भी बरामद नहीं हुई हैं, इसीलिए गिरफ्तारी गैर कानूनी है। आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं लिए। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि वो ड्रग्स उपलब्ध करवाते थे। हमने कॉन्शियस पोजेशन के तर्क दिए हैं। अगर 2 व्यक्ति एक साथ हैं और एक के पास ड्रग्स मिली तो पहले पर भी मामला बनता है। आर्यन ड्रग्स का कोई खरीदार नहीं है, उसे क्रूज पर बतौर मेहमान बुलाया गया था। चैट में कहा गया है कि वो वहां ब्लास्ट करने के लिए जा रहे थे। चरस को क्रूज यात्रा में सेवन के लिए लिया गया था। वो अरबाज के पास था और ये आर्यन के सेवन के लिए भी था। ये उन दोनों के लिए था। एनसीबी ने यह साबित नहीं किया कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया था। आर्यन और अरबाज बचपन के दोस्त हैं। वो एक साथ वहां पहुंचे थे, एक ही कमरे में रहने वाले थे। जहाज पर 1300 लोग थे और आर्यन और अरबाज के पीछे कनेक्शन था। जिस साजिश के खिलाफ आरोप लगाया गया है, यह कोई साजिश नहीं थी, क्योंकि कोई किसी को नहीं जानता था। एनडीपीएस के तहत जमानत पहली नजर में मामले की प्रकृति के आधार पर दी जा सकती है, लेकिन जमानत कोई नियम नहीं है। 6 ग्राम के लिए कॉन्शियस पोजेशन कैसे हो सकता है? उनका तर्क है कि संयोग नहीं होने के कारण ये एक साजिश है। साजिश का अनुमान से कोई लेना देना नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट में 3 दिन तक इसी तरह बहस का सिलसिला चला। तीसरे दिन हर पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने का फैसला किया। फोन का पंचनामे में ना होना। आर्यन के वकीलों ने एनसीबी की जांच में छेद ढूंढकर निकाले, जिनसे मामला हल्का हो गया। जैसे आर्यन पर पूरा फंदा व्हाट्सएप चैट पर आधारित था, लेकिन आर्यन के फोन की जब्ती पंचनामे में नहीं दिखाई गई थी। ऐसे में पूरी जांच ही सवालों के घेरे में आ गई। 2 आरोपियों को जमानत मिलना। आर्यन को जमानत मिलने से 2 दिन पहले ही इसी मामले में 2 आरोपियों मनीष राजगढ़िया और अरविंद साहू को जमानत मिल गई। ऐसे में सवाल ये था, एक ही मामले में क्या अलग अलग मापदंड चल सकते हैं? गवाहों का पलटना। एनडीपीएस कोर्ट में जमानत खारिज होने से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई तक बहुत कुछ बदल गया है। मामले का एक गवाह प्रभाकर सैल पलट चुका है। उसने पूरे मामले में दूसरे 2 गवाहों और खुद जांच अधिकारी समीर वानखेड़े पर अवैध वसूली के आरोप लगाए। दूसरा गवाह किरण गोसावी धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हो गया है। तीसरा गवाह बीजेपी नेता मनीष भानुशाली अब तक लापता है। खुद जांच अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। ऐसे में आर्यन की जमानत का केस मजबूत तो होना ही था। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को जमानत मिल गई। अब जेल से बाहर लाने की औपचारिकता पूरी करनी है, लेकिन दूसरी तरफ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खुद को घिरता देख उन्होंने कोर्ट की शरण ली है, जहां से उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन मामला अभी और पेचीदा होने का अंदेशा है। आर्यन खान जेल से बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के वक्त एक टीम की तरह काम करने वाले 3 चेहरे अब खुद आरोपों में घिरे हैं। इतना ही नहीं, ये एक दूसरे पर भी आरोप लगाने लगे हैं। समीर वानखेड़े, केपी गोसावी और प्रभाकर सैल, ये 3 नाम बीते 25 दिनों में सुर्खियों में रहे। ये अब भी चर्चा में है, लेकिन दूसरी वजहों से। आर्यन खान केस में इतने उतार चढ़ाव आ चुके हैं कि जांच की आंच जांच अधिकारी तक पहुंच गई। मामले की परतें खुलते खुलते सवाल समीर वानखेड़े के धर्म और जाति तक पहुंच गए। दूसरी ओर अब उन पर मुंबई पुलिस की तलवार भी लटकने लगी है। जरा गौर कीजिए, इस केस से जुड़े अलग अलग किरदारों की भूमिका 25 दिनों में कैसे बदल गई। समीर वानखेड़े ड्रग्स केस में आर्यन को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर ने अनहोनी का अंदेशा होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने समीर वानखेड़े की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें थोड़ी राहत दी है।
समीर वानखेड़े मुश्किल में क्यों हैं और अदालत से उन्हें किस तरह की राहत मिली है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आर्यन केस से जुड़े दूसरे किरदार के बारे में जान लीजिए। केपी गोसावी। आर्यन खान ड्रग्स केस में गोसावी को गवाह बनाया गया था। आर्यन को पकड़कर ले जाते हुए उसकी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन मामला तूल पकड़ते ही वो गायब हो गया। कल उसे पुणे में गिरफ्तार किया गया। 8 दिन की पुलिस हिरासत में किरण गोसावी को भेज दिया गया है। आर्यन केस में एक और गवाह प्रभाकर सेल की कहानी भी जान लीजिए। गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने जो आरोप लगाए हैं उसे उस टीम में ही सेंध लग गई है जो आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त सक्रिय थी। प्रभाकर ने अदालत में हलफनामा देकर वसूली का आरोप लगाया और आरोपों के घेरे में खुद समीर वानखेड़े आ गए। प्रभाकर ने समीर को जांच टीम से ही हटाने की मांग कर दी। एनसीबी ने समीर की जांच के लिए विजिलेंस टीम बनाई जो अब मुंबई में हर किरदार का बयान ले रही है, जिसमें समीर वानखेड़े विजिलेंस टीम को बयान दे चुके हैं। वसूली के आरोपों से घिरे वानखेड़े ने इसलिए हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने पुलिस की जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा है मुंबई पुलिस को समीर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से कम 3 दिन पहले जानकारी जरूर देनी होगी। समीर वानखेड़े के कोर्ट जाने पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने चुटकी ली है। कुछ दिन पहले पुलिस के पास गए थे कि मुझे फंसाया जाएगा। उससे पहले मुंबई कमिश्नर को उन्होंने लिखा था कि मुझे बॉडीगार्ड दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। ऐसा क्या हो गया कि 1 हफ्ते के भीतर जिस पुलिस से वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे उसी से उनको अब डर लगने लगा है। हमें लगता है फर्जीवाड़ा जिस तरह से सामने आ रहा है, उन्होंने जो करतूत किए हैं उसी का डर उनको सताने लगा। वानखेड़े पर वार की सीरीज में ताजा हमला उनकी पहली पत्नी के पिता डॉक्टर जाहिद कुरैशी की ओर से हुआ है, जिसमें समीर और उनके परिवार के मुसलमान होने का दावा और मजबूत होता है। 4 साल से हम लोग जानते थे उनको, 4 साल तक हम लोग जानते थे, 4 ईयर से। निकाह के दौरान भी, निकाह के पहले मालूम था, 4 साल से मालूम था दे आर मुस्लिम। और हम लोग ऐसा है, जब 4 साल से हम लोग जान रहे हैं कि मुस्लिम है, 4 साल से हम लोग जान रहे हैं कि मुस्लिम है, तो मतलब कैसा कहेगा जी, हम जब मुस्लिम है तो वही शादी करेंगे ना जी। वैसे शादी नहीं करते सर। अभी वी नो दैट ही आर मुस्लिम सर। अभी देयर होल फैमिली आर मुस्लिम। आपको लग रहा है झूठ बोला? रोजा रखते थे, नमाज भी पढ़ने जाते थे। समीर वानखेड़े हिंदू हैं या मुसलमान, इस सवाल को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन सवाल धर्म के साथ साथ उनकी जाति पर भी खड़े हुए हैं, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने एससी कोटे से पास की है। अगर समीर मुसलमान है तो आरक्षण का फायदा उन्हें नहीं मिल सकता। फिलहाल धर्म और जाति के मामले में कोई जांच शुरू नहीं हुई है, लेकिन परिवार के लोग ही बयानों के जरिए वानखेड़े का बचाव कर रहे हैं। अंदेशा ये है कि अगर इस मामले में जांच शुरू हुई तो वानखेड़े की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ललितपुर समेत पूरे बुंदेलखंड में खाद की भारी किल्लत है। खाद की कमी के कारण 2 किसानों की मौत हो चुकी है। एक किसान ने आत्महत्या की है। प्रियंका ने लखनऊ से ट्रेन के जरिए ललितपुर तक का सफर तय किया। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उन्होंने कुलियों से मुलाकात भी की। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। ललितपुर पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए सफर तय करते हुए, और तीसरी तस्वीर में कुलियों के साथ नजर आ रही हैं। सुबह 7 बजे पहुंचे हैं प्रियंका। ललितपुर में पीड़ित किसान परिवारों से आज उनकी मुलाकात होनी है। खाद की किल्लत से 2 किसानों ने आत्महत्या की थी। कथित तौर पर लाइन में खड़े होने की वजह से भारी किल्लत हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। ललितपुर से दतिया जाकर पीताम्बरपुर पहुंचेंगी। सादी खाद किल्लत को लेकर यूपी सरकार पर निशाना भी उन्होंने साधा। आज मुलाकात करेंगी किसान के परिवारों से। लखनऊ से ट्रेन से ललितपुर पहुंची हैं प्रियंका। ये सुबह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उन्होंने कुलियों से भी मुलाकात की। किसानों के विरोध की वजह से कल रक्षा मंत्री का अपना एक कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ये मोहाली के एक निजी कॉलेज में बनाया गया अस्थायी हेलीपैड है। इसी हेलीपैड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हेलीकॉप्टर को लैंड करना था, पर यहां कब्जा कर लिया किसानों ने। दरअसल कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पंचकुला और मोहाली के 2 कार्यक्रमों में शामिल होना था। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री सबसे पहले टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी पहुंचे, सभा को संबोधित किया। इसके बाद इन्हें मोहाली की यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करना था।
लेकिन किसानों को जैसे ही रक्षा मंत्री के दौरे की भनक लगी, वो सीधे हेलीपैड पर पहुंच गए। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसान हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे लिए घंटों तक हेलीपैड पर जमे रहे। इस दौरान लाउडस्पीकर से जमकर भाषणबाजी हुई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। किसानों को समझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन ये नहीं माना। हालात को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने रक्षा मंत्री के दौरे को टालने का फैसला लिया। राजनाथ सिंह पंचकुला से सीधे दिल्ली लौट गए। इटली में G20 की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन जाएंगे। पीएम बोरिस जॉनसन से होगी द्विपक्षीय वार्ता। ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में भी शामिल होंगे। बेटे आर्यन की जमानत के बाद शाहरुख खान के घर मन्नत में दीपावली, फैंस ने फोड़े पटाखे। अभी जेल में ही है आर्यन। आर्यन की जमानत पर बॉलीवुड में खुशी का माहौल। कई फिल्मी सितारे शाहरुख के घर मन्नत पहुंचे। कई फिल्मी हस्तियों ने समर्थन में ट्वीट किया। आर्यन को जमानत मिलने के बाद नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर हमला। बोले वानखेड़े के चेहरे से नकाब उतर गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। घूसखोरी के आरोपों से घिरे समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत। महाराष्ट्र सरकार को कठोर कदम न उठाने और गिरफ्तारी से 3 दिन पहले नोटिस देने का निर्देश। और टॉप 15 में कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। ड्रग्स मामले में वसूली केस की जांच जारी है। अब एनसीबी के अफसर आशीष रंजन से पूछताछ करेगी विजिलेंस टीम। शाहरुख की मैनेजर पूजा से भी सवाल जवाब संभव। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखी। वसूली का आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर सैल को एनसीबी के सामने पेश कराने में मदद मांगी। मोदी सरनेम पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने तलब किया। आज कोर्ट में पेश होने का आदेश। 2019 में टिप्पणी से जुड़ा विवाद। यूपी के ललितपुर पहुंची प्रियंका गांधी। किसान परिवारों से मिलकर खाद की किल्लत का मुद्दा उठाएंगी। एबीपी न्यूज से कहा, किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी ने भरी हुंकार। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दिया नवा पंजाब बीजेपी दे नाल का नारा। और चलिए कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी। आज 29 पैसे बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर, डीजल 97 रुपए 37 पैसे हुआ। देश के सीडीएस बिपिन रावत का बयान। कहा, सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च तकनीकी सिस्टम की जरूरत। कर्नाटक के कोडगु जवाहर नवोदय स्कूल में कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या 33 तक पहुंची। कुछ बच्चों को बुखार के बाद स्कूल के सभी 270 छात्रों का कोरोना टेस्ट किया गया। दिल्ली में तेजी से पैर पसारता डेंगू। अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे। एबीपी न्यूज की पड़ताल में कई बड़े अस्पतालों में दिखी भारी अव्यवस्थाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एनईईटी यूजी के नतीजे घोषित करने की इजाजत दी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। आज जारी हो सकते हैं नतीजे। चलिए अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है, लेकिन अब भी सस्पेंस बरकरार है कि आर्यन को जेल से आजादी कब मिलेगी। पर खबर है कि बेल की खबर सुनकर आर्यन के चेहरे पर मुस्कान जरूर आई। अब उसे भी जल्द से जल्द बाहर आने का इंतजार है। पर पूरा मामला कहां अटका है, ये समझिए। को बेल ग्रांट करा है। शाहरुख की मन्नत पूरी हो गई। मन्नत के बाहर मेला लगा रहा। शाहरुख से मिलने लोग आते जाते रहे, लेकिन अब शाहरुख को इंतजार है अपने बेटे आर्यन के घर लौटने का। आर्यन की रिहाई के बीच है ये बक्सा जो आर्थर रोड जेल के बाहर लगा है। लेकिन इस नीले बक्से तक पहुंचने से पहले अभी आर्यन के वकीलों को लंबी दौड़ लगानी होगी। पहला पड़ाव है बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने अभी सिर्फ फैसला सुनाया है,
डिटेल ऑर्डर नहीं दिया है। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। दूसरा पड़ाव एनडीपीएस कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आने के बाद आर्यन के वकील इसे लेकर पहुंचेंगे एनडीपीएस कोर्ट, क्योंकि जमानत पर फैसला उसी कोर्ट को करना होता है जहां केस चल रहा है। कोर्ट ऑपरेटिव पार्ट पर फैसला ले या डिटेल्ड ऑर्डर के बाद ये जज पर निर्भर करेगा। कि आज कोर्ट ने पूरा ऑर्डर रिलीज नहीं किया है। कोर्ट का ऑर्डर कल तक आएगा, क्योंकि जब तक ये आदेश आता है तब तक देर हो चुकी थी। कल डिटेल में ऑर्डर आएगा, लेकिन ये जो केस है ये केस पूरा सेशंस कोर्ट का है, क्योंकि जिस भी मामले में सजा 7 साल से ज़्यादा होती है, ऐसे केसेस की सुनवाई सेशंस कोर्ट में होती है। तो वो जो आपका ओरिजिनल कोर्ट है, इस कोर्ट से जो ऑर्डर कॉपी वहाँ जाएगी, फिर वहाँ पे बॉन्ड तैयार होगा, फिर उसको एनवलप में डाला जाएगा, फिर वो एनवलप आपको ले जाके उस बॉक्स में डालना पड़ेगा। उसके बाद जब समय होता है तो उस बॉक्स को खोला जाता है, आपका एनवलप लिया जाता है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसे पूरा करने के बाद ही अब आर्यन खान बाहर आ पाएंगे। तीसरा पड़ाव आर्थर रोड जेल। एनडीपीएस कोर्ट से रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद आर्यन के वकीलों को उसे आर्थर रोड जेल के बाहर लगी इसी जमानत पेटी में डालना होगा। ये जमानत पेटी दिन में 2 बार खोली जाती है, पहली सुबह 6 बजे, दूसरी शाम 5 बजे। पेटी में जमानत का आदेश डाले जाने के बाद जेल मैनुअल के हिसाब से जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिहाई होती है। कल शाम से ही आर्थर रोड जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर पुलिस के तमाम जो है अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आ चुके हैं, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर आया और लोगों को जैसे पता चल रहा है कि आर्यन खान को बेल हुई है, उसके बाद यहाँ पर लोगों के आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। जो शाहरुख खान के फैन हैं या आर्यन के मामले में जो हरदम जो है कोर्ट के बाहर या फिर एनसीबी के बाहर हरदम उनके समर्थन में खड़े रहे। जमानत की खबर के बाद जेल में आर्यन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। सूत्रों के मुताबिक शाम 6 बजे आर्यन को उसकी जमानत की मंजूरी के बारे में जानकारी दे दी गई। आर्यन ने मुस्कुराकर जेल के कर्मचारी को थैंक्स कहा। बताया जा रहा है कि आर्यन ने जेल के कुछ कैदियों को मदद करने का भी वादा किया। अगर सब कुछ सही वक्त पर हुआ तो आर्यन आज ही जेल से बाहर आ सकता है, नहीं तो आर्यन को अभी एक रात और जेल में ही बितानी होगी। देखिए, शाहरुख खान के घर खुशियां लौट आई हैं। आर्यन खान को जमानत मिल गई है। अब आर्यन के लौटने का काउंटडाउन चल रहा है। मन्नत के बाहर जश्न बन रहा है और ऐसे में करीब करीब महीने भर बाद शाहरुख का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया। नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से 25 दिन लंबा इंतजार। इन 25 दिनों में करीब करीब 600 घंटों के आंसू, करीब करीब 36,000 मिनट की बेताबी। एक बेटे के दूर होने, उसके मुसीबत में पड़ने का दर्द एक बाप ही जान सकता है। यही तकलीफ 2 अक्टूबर को पड़े छापे और 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद से सुपरस्टार शाहरुख उठा रहे हैं। लेकिन अब हालात बदल गए। अब मन्नत के बाहर जश्न का माहौल है। किंग खान के प्रिंस आर्यन के लौटने का इंतजार है। आर्यन को बेल होगा, हम लोग आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे मस्त। निराशा तो हमारे मन में थे नहीं, हम शाहरुख सर के फैन हैं, हम लड़ना जानते हैं। खुशी हो रही है और क्या, शाहरुख खान के बेटे छूट गए बस। 25 दिनों के बाद वकील सतीश मान शिंदे की टीम के साथ तस्वीर खिंचवाते वक्त शाहरुख के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। बाहर जश्न था तो शाहरुख का छोटा बेटा अब्राम भी छत पर खुशी में हाथ हिलाता नजर आया। बहन सुहाना खान ने सोशल मीडिया पर अपनी, आर्यन और पिता शाहरुख की पुरानी तस्वीर साझा कर आई लव यू लिखकर अपनी खुशी जताई। जमानत की खबर के बाद अभिनेत्री मलाइका तो शाहरुख के घर खुशी जताने पहुंच गईं। बीते 25 दिनों में सुपरस्टार शाहरुख का एक दूसरा चेहरा भी नजर आया। साल 2012 में शाहरुख की तस्वीर आपको याद होगी, जब वानखेड़े स्टेडियम में बच्चों से बुरे बर्ताव पर शाहरुख ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था। इस बार 25 दिनों में शाहरुख एक शब्द भी नहीं बोले। उन्होंने
एक आरोप भी नहीं लगाया। उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया, एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए। यही नहीं, 21 अक्टूबर को शाहरुख बेटे से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे, तब भी उन्होंने संयम नहीं खोया। जिस कमरे में शाहरुख खान और आर्यन की मुलाकात हुई, उसके बीच के हिस्से में शीशे का पार्टीशन था। आर्यन से शाहरुख फोन पर बात कर पाए थे। 15 मिनट की बातचीत में शाहरुख भी भावुक हुए और आर्यन भी। उस वक्त शाहरुख बेटे को दिलासा देकर आए थे। वो अपने मकसद पर टिके रहे, बेटे को जेल से निकालना, और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। शाहरुख खान जानते थे कि आर्यन पर आरोप गंभीर लगे हैं। आर्यन पर साजिश में शामिल होने जैसे आरोप थे। एनडीपीएस कोर्ट के लिए उन्होंने सतीश मान शिंदे को खड़ा किया। वहां बात नहीं बनी तो दिल्ली से पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे मुकुल रोहतगी को लेकर आए। एक नहीं, वकीलों की पूरी टीम आर्यन के लिए लगी थी। ये रणनीति काम आई और आर्यन को आखिरकार जमानत मिल गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की। बिहार में वैसे तो शराबबंदी है, लेकिन ये कागज पर है, हकीकत में क्या है वहां की स्थिति, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। थाने में विदेशी शराब की जब्त खेप और बांध पर छिपाई गई शराब की पेटियां। वैशाली जिले से आई ये दो तस्वीरें बिहार में शराबबंदी का सच बयां कर रही हैं। कल जब आबकारी विभाग की टीम ने हाजीपुर में NH-19 पर खड़े एक जंबो कंटेनर पर छापा मारा तो उसके होश फाख्ता हो गए। कंटेनर से एक दो नहीं 1340 विदेशी शराब की पेटियां मिली। आबकारी विभाग की माने तो शराब की ये खेप पंचायत चुनाव और दिवाली के जश्न के लिए मंगाई गई थी। बना धर्मकाटा के पास एक बड़ा सा कंटेनर पूरा शराब लदा हुआ पकड़ा गया है, जिसमें लगभग 1340 कार्टन विदेशी शराब पकड़ा गया है, जिसकी बाजार में लगभग कीमत 1.5 करोड़ रुपए तक है। और ये पूरी कार्रवाई, इसमें 2 व्यक्ति है जो गिरफ्तार हुए हैं। अब बिहार के ही वैशाली जिले से आई एक दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये सिंगराय गांव में बाया नदी के किनारे बनाया गया तटबंध है, जो बाढ़ को रोकने के काम आता है। कायदे से तो यहाँ रेत की बोरियां बिछी होनी चाहिए, लेकिन पुलिस को मिली विदेशी शराब की 150 पेटियां। शराब के तस्कर यहाँ से धीरे धीरे माल को बाजार में खपा रहे थे। मौके से कोई गिरफ्तार तो नहीं हुआ। पुलिस इन लावारिस शराब की पेटियों को उठाकर थाने ले गई। अब तफ्तीश हो रही है कि शराब के इस अवैध कारोबार का आका कौन है। नमस्ते भारत में अब बात उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। हिंदुस्तान के लिए भी ये खबर बेहद खास है। आज पीएम मोदी G20 देशों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक 20 देशों की होनी है, लेकिन इसका संबंध दुनिया के 200 से ज्यादा देशों से है, जबकि सबकी नजर भारत पर होगी। कैसे और क्यों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी इटली से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बीस देश मगर एक चेहरे पर नजर। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत में दिखेगा भारत का दम। वैक्सीनेशन, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मोर्चे पर होगी भारत की बात। दुनिया के 20 बड़े देशों के महामंथन में गूंजेगी भारत की आवाज। 2 देशों के 5 दिनों के दौरे की शुरुआत इटली से। इटली में पीएम मोदी दुनिया के 20 सबसे धनी देशों के समूह यानी G20 देशों की 2 दिन की बैठक में शामिल होंगे। वहीं ब्रिटेन में ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन की चुनौती के मुकाबले की साझा रणनीति पर होने वाले COP26 महामंथन में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान इटली में पीएम मोदी जहां दुनिया के सबसे ताकतवर और बड़े आर्थिक समूह G20 की शिखर बैठक में भाग लेंगे, तो वहीं ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से मुकाबले के लिए साझा रणनीति बनाने को बुलाई गई COP26 की बैठक में भी भाग लेंगे। इन दोनों ही बैठकों के अंदर भारत की आवाज और भारत की भागीदारी खास अहमियत रखती है। G20 देशों के इस महामंथन में भारत पर सबकी निगाहें क्यों होंगी, ये समझने के लिए G20 के रुतबे को जानिए। दुनिया की 80% GDP में G20 देशों की हिस्सेदारी है। 75% वैश्विक कारोबार में वर्चस्व है और दुनिया की 60% आबादी इन देशों में है।
तो G20 देशों की बैठक में हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया की नजर क्यों है? भारत 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर चुका है। टीके बनाने के मामले में भारत आत्मनिर्भर है। दुनिया को उम्मीद है कि भारत कोरोना से जंग में मदद के लिए टीका मुहैया कराएगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में भी भारत की भूमिका अहम है। भारत दुनिया भर में टीकाकरण अभियान में तेजी लाना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया को कोरोना टीका देने की राह में बड़ा रोड़ा है ट्रिप्स नियम। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेशन एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विश्व व्यापार संगठन का एक समझौता है जो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को पेटेंट का अधिकार देता है। यानी दूसरी फार्मा कंपनियां बिना पेटेंट राइट के वैक्सीन नहीं बना सकती। भारत ने विश्व व्यापार संगठन से कोरोना वैक्सीन को इस नियम से बाहर रखने की मांग की है ताकि दूसरी फार्मा कंपनियां भी वैक्सीन बना सकें और दुनिया में वैक्सीन का उत्पादन बढ़े। दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया समेत कई देशों का भारत को समर्थन भी मिला। ये बैठक जितनी अहम दुनिया के लिए है उतनी ही भारत के लिए भी है। इसकी वजह समझिए। बैठक में भारत की तरफ से G20 देशों को ट्रिप्स नियम हटाने को लेकर राजी करने की कोशिश होगी। अगर इस कोशिश में भारत सफल रहा तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न सिर्फ अलग पहचान बनेगी बल्कि कोरोना से दुनिया की जंग में भारत एक निर्णायक भूमिका में नजर आएगा। इटली में हो रही G20 देशों की बैठक की भारत के लिए एक और खास अहमियत है। इस बैठक के बाद दिसंबर 2021 से भारत इस ताकतवर समूह की मेजबानी से जुड़े तिकड़ी यानी ट्राइका में शामिल हो जाएगा। साल 2022 में इंडोनेशिया जहां G20 का आयोजन करेगा, वहीं 2023 में इसकी मेजबानी भारत के पास होगी। G20 देशों की इस महाबैठक के लिए इटली ने जो थीम बनाई है, पीपल यानी कोरोना के खिलाफ लड़ने की रणनीति, प्लैनेट यानी जलवायु परिवर्तन की चुनौती से मुकाबला और प्रॉस्पेरिटी यानी दुनिया की आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के तरीकों पर मंथन होगा। 12 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इटली की धरती पर कदम रख रहा है। इस मौके पर पहली बार इटली के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की आमने सामने मुलाकात होगी। This is also going to be the first visit by an Indian Prime Minister to Rome in almost over 12 years. Though the visit is primarily for a G20 Leaders Summit under Italian presidency, during the visit PM Modi will be having a meeting with PM Draghi. This is going to be their first in-person meeting, though they have recently had a telephonic conversation. यानी बैठक में न सिर्फ कोरोना से जंग में दुनिया की लड़ाई को एक नया मोड़ दे सकती है, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से स्थापित कर सकती है। नागरिक सम्मान देने की घोषणा की। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत में गूंजेगी भारत की आवाज। G20 के मंच से कोरोना के खिलाफ निर्णायक वैक्सीन जंग का होगा आगाज। महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत बनेगा महायोद्धा ग्लैडिएटर। कोविड-19 से कराहती दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए मदद की दवा तलाशने की भी G20 में होगी कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे की हर बड़ी खबर देखिए सीधे रोम से मेरे यानी प्रणय उपाध्याय के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तो रोम में G20 देशों की बैठक के लिए यूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और पीएम मोदी समेत दुनिया के कई नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन एक देश है जो इस बैठक में दूर से ही शामिल होकर आग से आंख मिलाने से बच रहा है। देखिए G20 बैठक से बचने वाले इस देश की इनसाइड स्टोरी। G20 की बैठक में यूं तो तमाम बड़े देशों के नेता इटली में मौजूद रहेंगे, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। 600 से ज्यादा दिन हो गए जिनपिंग चीन से बाहर नहीं निकले। चीन में कोरोना की शुरुआत से अब तक जिनपिंग किसी विदेश दौरे पर नहीं गए। G20 समूह का एक महत्वपूर्ण भागीदार चीन भी है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इटली की राजधानी रोम में हो रही G20 देशों की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। दरअसल जनवरी 2020 में कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद से ही शी जिनपिंग चीन की चारदीवारी के भीतर हैं। 600 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश से बाहर नहीं निकले हैं। यूं तो जिनपिंग के वर्चुअली बैठक से जुड़ने की वजह अतिरिक्त एहतियात बताई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिनपिंग आलोचना से डर रहे हैं। साथ ही G20 देशों की बैठक में चीनी सामानों पर निर्भरता कम करने पर बात होगी। ये जिनपिंग जानते हैं, इसलिए दूर से ही बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के कई नेता
कामकाज के सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का दौर शुरू कर चुके हैं। अब इसे एहतियात कहें या सवालों से बचने का एक सुविधाजनक तरीका, लेकिन चीन को लेकर बहुत सारे सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे हैं। शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश से बाहर निकलना इस समय मुनासिब नहीं समझ रहे। चीन के अलावा जिन देशों के प्रमुख नेता बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे उनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा शामिल हैं। आपको याद होगा 2020 में जब कोरोना ने दुनिया में दस्तक दी थी तो सबसे ज्यादा असर इटली पर देखा गया था। इटली से बेहद ही खौफनाक तस्वीरें कोरोना के कहर की सामने आई थी। अब कितना बदल चुका है इटली, बता रहे हैं संवाददाता प्रणय उपाध्याय। कैसा रहा इटली का ये दौर, ये जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे एक भारतीय छात्र से। पीयूष दुबे हमारे साथ हैं। पीयूष, आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कैसा रहा ये यहाँ पर आपके लिए दौर? मैं यहाँ पर सितंबर 2019 में आया था, कोविड के पहले। और कोविड के पहले इटली पूरी तरह से अलग था। यहाँ चहल पहल बहुत अच्छा हुआ करता था। बट जैसे ही यूरोप में सबसे पहला कंट्री था इटली जहाँ पर कोविड हिट किया और सबसे ज़्यादा बुरा असर पूरे इटली में रहा। बट इस साल जनवरी फरवरी से तब से उन्होंने वैक्सीन का प्रोग्राम किया है, तो अभी बड़ी अच्छी स्थिति है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से वापस टूरिस्ट आने लगे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन के आधार पर पास नहीं होना चाहिए। क्या मामला है ये पूरा? ये मामला यहाँ पर जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो एंटी वैक्स कैंपेन और वैक्सीन को एक तरह से बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। रिसेंटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पर करीब 10,000 लोग, क्योंकि यहाँ इनके हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है, 10,000 लोग ने यहाँ पर पियाज़ा देल पोपोलो में प्रोटेस्ट किया था। थोड़ा वायलेंट भी हो गया था वो प्रोटेस्ट। बट इन लोग दलील क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी इनके ऊपर रिसर्च ठीक तरह से नहीं हुई है, अभी इसके ऊपर डेटा इतना अवेलेबल नहीं है, आप सबको इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते हो। हम लोग की फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमको मेन चीज़ फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हमारी मर्जी, हमको नहीं लगवाना वैक्सीन। निश्चित रूप से तो इटली भी यही उम्मीद कर रहा है कि जिंदगी की रौनक वापस लौटेगी, खास तौर पर इस कोलोसेल के सामने जो दुनिया भर के पर्यटकों का केंद्र है। और ये सभी चीजें संभव हो सकती हैं केवल वैक्सीनेशन के सहारे, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबसे कारगर हथियार वैक्सीन का कवच ही है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, रोम, एबीपी न्यूज। और अब बात उस खबर की कर लेते हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंचने वाले हैं। यूपी चुनावों से ठीक पहले जीत का बिगुल फूंकने को लेकर यह दौरा बेहद अहम है। क्या है यूपी जीत के लिए अमित शाह का मास्टर प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में बीजेपी की जीत का मास्टर प्लान तैयार। 1.5 करोड़ नए वोटरों को पार्टी से जोड़ेगी बीजेपी और इसी मकसद को पूरा करने के लिए आज बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। लखनऊ में अमित शाह यूपी में बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसे नाम दिया गया है मेरा परिवार बीजेपी परिवार। तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह सुबह 10:30 बजे लखनऊ के चौधरी चरण एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से सीधे डिफेंस एक्सपो मैदान जाएंगे, जहां सुबह 11 बजे बीजेपी की प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। बीजेपी के इस अभियान में अमित शाह के सामने आज 60,000 लोगों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दी जाएगी। यह अमित शाह अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारियों को भी संबोधित करेंगे। से ये अभियान जो शुरू होगा 4 करोड़ सदस्य बनाएंगे, तो क्या यही विनिंग फैक्टर रहेंगे बीजेपी के? सर, आपने निरीक्षण किया, सारी तैयारियां पूरी हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने जो अपनी रणनीति तैयार की है उसमें सबसे अहम भूमिका पार्टी के इस अभियान की होगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लगभग 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्य हैं। बीजेपी की तैयारी है कि जनवरी तक इनकी संख्या को 4 करोड़ तक पहुंचाया जाए। लखनऊ के 2 दिन के दौरे में अमित शाह न सिर्फ सीएम और सरकार के मंत्रियों से चुनाव तैयारियों पर चर्चा करेंगे, बल्कि संगठन के पदाधिकारियों से भी जरूरी फीडबैक लेंगे।
आइए अब सीधा चलते हैं इरफान जी के पास और देखते हैं आज अपने कार्टून के जरिए क्या कुछ बता रहे हैं। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आर्यन के जेल से बाहर निकलने के बाद भी एनसीबी के गलियारे में उसका नाम बहुत दिनों तक गूंजेगा, क्योंकि इस मामले की कई परतें, कई एंगल सामने आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।